काश तुम बेवफा न होते। एपिसोड 18। दोस्तों, इस कहानी को पूरी गहराई से समझने के लिए कहानी के पिछले एपिसोड जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहां से भी जाकर इस कहानी की पूरी सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। राज की बाहों में धारा का शरीर बेजान पड़ा था। उसके सफेद कुर्ते पर फैलता हुआ वह लाल धब्बा राज की रूह को चीर रहा था। राजलक्ष्मी जी के विलाप और संध्या की चीखें घर की दीवारों से टकरा रही थीं, लेकिन राज को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस सुनाई दे रही थी अपनी धड़कन, जो कह रही थी कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। धारा, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। राज ने उसे पागलों की तरह झकझोरा, लेकिन धारा की पलकें भारी थीं। उसने एक आखिरी बार दर्द में डूबी हुई नजरों से राज को देखा। वह दर्द से तड़पते हुए धीमी आवाज में बोली, राज, मेरे बच्चे को बचाओ। और फिर उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। राज ने उसे उठाकर अपनी कार की ओर दौड़ लगाई। वह गाड़ी नहीं चला रहा था, वह वक्त से लड़ रहा था। भगवान, आज मुझे सजा दे दो, पर मेरे बच्चे और धारा को कुछ मत होने देना। उसकी आंखों से गिरते आंसू स्टीयरिंग व्हील पर गिर रहे थे। अस्पताल पहुंचते ही राज ने चिल्लाकर स्ट्रेचर मंगवाया। डॉक्टर, जल्दी देखिए, यह सीढ़ियों से गिर गई है, बहुत खून बह रहा है। पूरा हॉस्पिटल राज के दर्दनाक आवाज से गूंज रहा था। डॉक्टरों की एक टीम तुरंत बाहर आई और धारा को ऑपरेशन थिएटर ओटी की ओर ले जाने लगी। जैसे ही ओटी का दरवाजा बंद हुआ और लाल बत्ती जली, राज के घुटने जवाब दे गए। वह वहीं ठंडे फर्श पर बैठ गया। उसके हाथों पर धारा का खून लगा था, वही खून जो उसके आने वाले कल की निशानी था। उसे याद आ रहा था कि कुछ ही घंटों पहले वह कितना खुश था, कैसे उसने एक नई जिंदगी के सपने बुने थे। और अब वह सिर्फ मौत के सन्नाटे को महसूस कर पा रहा था। संध्या और राजलक्ष्मी जी भी अस्पताल पहुंच चुकी थीं। राजलक्ष्मी जी ने राज के कंधे पर हाथ रखा, पर राज ने झटक दिया। सब मेरी वजह से हुआ है माँ। अगर मैं उस औरत को घर न लाता, अगर मैं उसे उसी वक्त निकाल देता, तो आज मेरा बच्चा सुरक्षित होता। 2 घंटे बीत गए। वो 2 घंटे राज के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। अचानक ओटी का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर निकली। उनके चेहरे पर एक ऐसी खामोशी थी जो सब कुछ बयां कर रही थी। राज भागकर उनके पास गया। डॉक्टर, धारा कैसी है? मेरा बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर ने अपनी आंखें नीची कर लीं। एक लंबी सांस लेकर उन्होंने राज के कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर राजवर्धन, हमने धारा जी की जान बचा ली है, लेकिन बहुत गहरा धक्का लगा था। इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज्यादा थी कि हम बच्चे को नहीं बचा पाए। शी हैड ए मिसकैरेज। यह सुनकर राज के कानों में एक साई साई की आवाज गूंजने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। उसकी दुनिया उजाड़ हो चुकी थी। जो खुशी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, उसे मल्लिका की नफरत ने कोख में ही मार दिया था। जब धारा को होश आया तो कमरा बिल्कुल शांत था। अपने आसपास के चीजों को देख वो समझ गई कि वो हॉस्पिटल में है। उसे जिस तरह से दर्द था, ब्लीडिंग हुई थी, और अब जो उसकी हालत थी, उसका दिल उसे बता चुका था कि क्या हुआ होगा। और जैसे ही ये ख्याल आया, उसने धीरे से अपना हाथ अपने पेट पर रखा। वह जगह जो सुबह तक एक उम्मीद से भरी थी, अब खाली थी। उसे वह धमक महसूस नहीं हो रही थी। धारा की आंखों से आंसू नहीं बहे, बल्कि उसकी आंखों में एक पथरीलापन आ गया। तभी राज कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। वह धीरे धीरे धारा के करीब आया और उसके बेड के पास बैठ गया। धारा, राज ने कांपती आवाज में उसे पुकारा। धारा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने राज की ओर देखा भी नहीं। राज ने उसका हाथ थामना चाहा, पर धारा ने हाथ पीछे खींच लिया। वो चला गया ना राज? धारा की आवाज इतनी ठंडी थी कि राज की रूह कांप गई। धारा, मुझे माफ कर दो। मैं राज फूट फूट कर रोने लगा। वह धारा के घुटनों पर सिर रखकर एक बच्चे की तरह बिलख रहा था। मैं उसे नहीं बचा पाया। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। कमरे में सिर्फ राज के सिसकने की आवाज थी, लेकिन धारा का दर्द आंसुओं से ऊपर उठ चुका था। उसने अपनी कोख का हिस्सा खोया था, उस पिता की गलती की वजह से, जिसे वह माफ करने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी। राज को उस पल एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक बच्चा नहीं खोया, उसने धारा का बचा कुचा भरोसा भी खो दिया है। गौतम को ये बात पता चली तो तुरंत हॉस्पिटल भागा। वह जैसे ही अस्पताल के गलियारे में पहुंचा, उसे वहां का सन्नाटा काट खाने को दौड़ा। वह राज के साथ हुई अनबन के बावजूद धारा के लिए भागा चला आया था। जब उसे पता चला कि क्या अनर्थ हो गया है, तो उसकी आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ उतर आया। वह धारा के कमरे में दाखिल हुआ। वहां का नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। धारा निर्जीव सी बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई हलचल नहीं थी।
वह पथराई हुई नजरों से बस छत को देख रही थी, जैसे उसकी आत्मा जिस्म से बहुत दूर जा चुकी हो। गौतम उसके बिस्तर के पास जाकर खामोश खड़ा हो गया। उसने देखा कि राज कोने में एक टूटा हुआ इंसान बनकर बैठा है। राजलक्ष्मी जी अपने आंसू बहा रही है, लेकिन धारा ने जैसे दुनिया से नाता तोड़ लिया था। गौतम ने कोमलता से पुकारा, धारा। धारा की पलकें तक नहीं झपकीं। गौतम जानता था कि यह खामोशी मौत से भी बदतर है। अगर यह सदमा बाहर नहीं निकला तो धारा मानसिक रूप से कभी वापस नहीं आ पाएगी। उसने एक गहरी सांस ली और वह बात छेड़ी जिसे राज कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। धारा, तुम जानती हो ना कि वह बच्चा कितना खुशकिस्मत था? गौतम की आवाज थोड़ी भारी हुई। कुछ एक ही महीनों के लिए सही, पर उसने तुम्हारी कोख को अपना घर बनाया। उसने तुम्हारा धड़कता हुआ दिल सुना, थोड़े दी के लिए ही सही। उसने महसूस किया कि उसकी माँ उसे कितना चाहती है। बच्चा शब्द सुनते ही धारा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके चेहरे की जकड़न ढीली होने लगी। गौतम ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। वह नन्हा सा फरिश्ता, वह शायद इस दुनिया की कड़वाहट के लिए नहीं बना था धारा। वह तुम्हारी ममता लेकर गया है, नफरत नहीं। क्या तुम उसे ऐसे ही विदा करोगी? एक आंसू भी नहीं बहाओगी उसके लिए? बच्चे का जिक्र आते ही धारा के भीतर से दबा हुआ गुबार, अपमान और अब इस ताजा नुकसान का दर्द एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। धारा ने नम आंखों से गौतम की तरफ देखा। गौतम उसे देखकर बोला, वो चला गया धारा, वो तुम्हें छोड़कर चला गया, वो चला गया। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल आया। गौतम ने धारा को उठाकर बैठाया और दोनों की नजरें मिली। सामने खड़े गौतम को देखकर धारा सिसकी, मेरा बच्चा, और झट से गौतम से लिपट गई। उसने अपना सिर गौतम के सीने से लगा लिया और टूटकर रोने लगी। मेरा बच्चा। उसकी सिसकियों में एक माँ की तड़प थी, जिसने अपनी संतान को दुनिया देखने से पहले ही खो दिया था। गौतम, मेरा बच्चा चला गया। उसने मुझे माँ भी नहीं कहा। क्यों गौतम? मेरी क्या गलती थी? भगवान ने क्यों छीन लिया उसे मुझसे? धारा का रोना ऐसा था कि अस्पताल का स्टाफ भी खिड़की से देखकर रोने लगा। गौतम ने उसे मजबूती से थाम रखा था। वह उसके सिर को सहलाते हुए उसे रोने दे रहा था। रो लो धारा, जी भरकर रो लो। इस दर्द को अंदर मत दबाओ। दूसरी तरफ कोने में खड़ा राज यह दृश्य देखकर अंदर तक छिल गया। उसकी पत्नी, उसके बच्चे की माँ, आज उसके सीने से लगकर रोने के बजाय किसी और की पनाह में अपना गम हल्का कर रही थी। उसे अपनी नाकामयाबी का इतना बड़ा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। उसे महसूस हुआ कि मल्लिका ने सिर्फ बच्चा नहीं मारा था, उसने राज के पति होने के हर अधिकार को हमेशा के लिए दफन कर दिया था। काफी देर तक रोने के बाद धारा का शरीर निढाल हो गया। उसके आंसू गौतम की शर्ट को भिगो चुके थे। गौतम ने उसे धीरे से वापस लिटाया। धारा की आंखें अब सूज चुकी थीं, पर उस पथरीलेपन की जगह अब एक गहरा खालीपन था। गौतम ने राज की ओर देखा। उसकी आंखों में राज के लिए रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं थी। उसने राज की ओर इशारा करते हुए साफ शब्दों में कहा, आज जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम्हारी कायरता है राज। धारा अब यहाँ और एक पल भी नहीं रहेगी। राज ने कुछ कहना चाहा, पर धारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह अब राज का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। अस्पताल की दीवारों में कैद वे 2 दिन राज और गौतम दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी थे। राज ने एक क्षण के लिए भी अस्पताल के उस कमरे को नहीं छोड़ा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और बिखरे बाल उसकी मानसिक स्थिति बयां कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर गौतम अपनी छोटी बेटी की वजह से कुछ घंटों के लिए घर जाता और फिर वापस आ जाता। गौतम का धारा के प्रति यह समर्पण केवल सहानुभूति नहीं थी, वह धारा के दर्द को जी रहा था। उसने भी अपनी पत्नी से वैसा ही धोखा खाया था जैसा आज धारा ने राज से पाया था। वह जानता था कि विश्वास टूटने के बाद की खामोशी कितनी जानलेवा होती है। तीसरे दिन की सुबह डॉक्टर डिस्चार्ज पेपर लेकर कमरे में आई। राज ने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि फुर्ती से गौतम ने वे पेपर ले लिए। पिछले 2 दिनों से राज गौतम को धारा के करीब देखकर अंदर ही अंदर सुलग रहा था। गौतम का पेपर ले लेना जैसे जलती आग में घी का काम कर गया। राज का धैर्य जवाब दे गया। उसने झपट्टा मारकर गौतम के हाथ से पेपर खींचे और उसका कॉलर पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर गौतम, अपनी हद में रह। वह मेरी पत्नी है, दूर रह उससे। राज की आवाज में एक हिंसक तड़प थी। गौतम ने शांत रहकर उसकी आंखों में देखा, जिसमें राज के लिए सिर्फ हिकारत थी। राज ने उसे एक झटके से छोड़ा और बिल भरने के लिए बाहर चला गया। कमरे में पसरे सन्नाटे के बीच धारा ने अपनी सूजी हुई आंखों से राज को जाते हुए देखा। उसकी नजरों में न प्यार था न नफरत, सिर्फ एक खालीपन था। राजलक्ष्मी जी ने भारी मन से धारा का सामान समेटना शुरू किया।
चलो धारा, अब घर चलकर आराम करना। मैंने तुम्हारे लिए अलग कमरा तैयार करवाया है। धारा ने निर्जीव स्वर में कहा। मैं आपके साथ नहीं जा रही माँ जी। राजलक्ष्मी जी के हाथ रुक गए। उन्होंने रोते हुए उसे मनाने की कोशिश की। बेटा, राज से गलती हुई है, पर इस हालत में तुम कहाँ जाओगी? हमें सेवा का मौका दो। नहीं, मैं अपने घर जा रही हूँ। तभी वहां खड़ी नर्स ने टोकते हुए कहा, मैम, इस वक्त आपको मानसिक और शारीरिक शांति की जरूरत है। आपको एक सहारे की आवश्यकता है। गौतम ने तुरंत कहा, धारा मेरे साथ चलेगी। मेरे घर में मेरी माँ है, वह इसे अपनी बेटी की तरह संभाल लेंगी। वहाँ इसे वह शांति मिलेगी जिसकी इसे जरूरत है। उसी पल राज कमरे में दाखिल हुआ। उसने गौतम की बात सुनी और गरजते हुए बोला, धारा कहीं नहीं जा रही। वह मेरे साथ मेरे घर चलेगी, जहाँ उसका हक है। सबकी बहस और अपने वजूद को फुटबॉल की तरह इधर उधर उछाले जाते देख धारा का संयम टूट गया। वह बिस्तर से उठी और पूरी ताकत से चीखी, बस कीजिए। उसकी चीख में इतना दर्द था कि पूरा कमरा खामोश हो गया। मैं किसी के साथ नहीं जा रही, न राज के साथ, न गौतम के साथ। मेरा अपना भी एक छोटा सा घर है, मैं वहीं जाऊंगी। मुझे किसी के एहसान या सहारे की जरूरत नहीं है। राज उसके पास आया और कोमलता से उसके कंधे पकड़ने चाहे। धारा, समझो, मैं सहारा नहीं दे रहा, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। एक पत्नी अपने पति के घर में ही सुरक्षित रहती है। मुझ पर तुम्हारा हक है। धारा ने उसके हाथ झटक दिए। उसकी आंखों में चिंगारियां थीं। हक? राज, इसी हक के भरोसे मैं उस घर में रहती थी, पर आप तो पिछले 2 साल से अपना वह हक किसी और के साथ बांट रहे थे। जिस पति ने मेरी कोख सुरक्षित नहीं रखी, उसके घर में मेरा वजूद कैसा? धारा ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया और खुद ही एक कैब बुक कर ली। गौतम ने उसे रोकने की कोशिश की। धारा, तुम इस हालत में अकेले कैब में नहीं जा सकती, मैं छोड़ देता हूँ। धारा ने उसे एक गरिमापूर्ण निगाह से देखा और कहा, गौतम, अगर आप वाकई मेरी मदद करना चाहते हैं तो बस मेरा सामान उस गाड़ी तक पहुंचा दीजिए। इससे ज्यादा मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। गौतम समझ गया कि इस वक्त धारा को रोकने का मतलब उसके आत्मसम्मान को फिर से चोट पहुंचाना होगा। उसने चुपचाप उसका छोटा सा बैग उठाया और उसके पीछे चल पड़ा। राज हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसने राजलक्ष्मी जी को आगे बढ़ते देखा तो धारा ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। अस्पताल के कॉरिडोर में धारा के कदम लड़खड़ा रहे थे। दर्द की लहरें उसके शरीर से गुजर रही थीं, लेकिन उसने न तो किसी का हाथ पकड़ा और न ही व्हीलचेयर पर बैठने को तैयार हुई। वह गिरते संभलते अपनी आजादी की ओर बढ़ रही थी। अस्पताल के बाहर कैब खड़ी थी। गौतम ने सामान डिग्गी में रखा और धारा को गाड़ी में बैठते देखा। उसने ड्राइवर को पूरा एड्रेस समझाया और अपनी गाड़ी लेकर कैब के पीछे चलने लगा ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि धारा सुरक्षित पहुंच जाए। इधर राज, जो अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करने में उलझ गया था, जब बाहर भागा तो उसे सिर्फ धूल उड़ती दिखी। धारा जा चुकी थी। वह वहीं बीच सड़क पर खड़ा रह गया, पूरी तरह अकेला। उसे लगा जैसे मल्लिका ने जो धक्का धारा को सीढ़ियों से दिया था, वही धक्का आज धारा ने उसे उसकी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए दिया है। धारा कैब की खिड़की से बाहर भागते शहर को देख रही थी। उसकी गोद खाली थी, उसका दिल छलनी था, पर उसकी रीढ़ की हड्डी आज पहले से ज्यादा सीधी थी। उसने समझ लिया था कि अब उसे किसी राज की रानी नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की खुद धारा बनना है। राज का गुस्सा आसमान छू रहा था। धारा के जाने और उसके बच्चे को खोने का दर्द उसे भीतर ही भीतर जला रहा था। उसने तय कर लिया था कि मल्लिका को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। वह जानता था जो कुछ मल्लिका ने किया है, उसके बाद वो राज के घर में रुकने का तो सोच भी नहीं सकती थी। वह जरूर वहां से भागकर अपने घर चली गई होगी। राज ने अपनी कार तेजी से मल्लिका के घर की ओर मोड़ दी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चल रहा था, मल्लिका। उसे अपने बच्चे का हर दर्द मल्लिका के चेहरे पर देखना था। जब वह मल्लिका के अपार्टमेंट पहुंचा तो उसने दरवाजे पर जोर जोर से धक्का दिया। मल्लिका ने दरवाजा खोला तो सामने राज को पागलों जैसा गुस्से में देखकर उसकी रूह कांप गई। मल्लिका की माँ, जो कि सारी बातें जानती थी, वह पहले ही मल्लिका से परेशान थी और वो राज को रोकने के लिए आगे तो बढ़ी, मगर राज के हाथ दिखाने पर अपनी जगह पर ही रुक गई। राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राज ने उसे बालों से पकड़ा और अंदर खींच लिया। क्या कर रहा हूँ? तूने मेरी खुशियाँ छीन ली, मेरे बच्चे को मार डाला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राज ने मल्लिका पर हमला कर दिया। वह उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मार रहा था। मल्लिका चीख रही थी, खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर राज के गुस्से के आगे वह टिक नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर खून निकल आया। मारपीट के बीच ही राज को धारा के वो शब्द याद आए, आपने सिर्फ बच्चे को नहीं खोया राज, आपने मेरा विश्वास भी खोया है।
अब उसे लगा कि अगर वह मल्लिका को अपने हाथों से मारेगा तो वह भी एक अपराधी बन जाएगा और फिर धारा उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसे मल्लिका को कानून के हवाले करना होगा ताकि न्याय हो सके। उसने मल्लिका को एक झटके से जमीन पर पटका। मल्लिका दर्द से कराह उठी। राज ने अपने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और पुलिस को डायल किया। हेलो, मैं राजवर्धन राणा बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी एक हत्यारे को पकड़ा है जिसने मेरे बच्चे को मार डाला है। आप अभी के अभी उसके घर आइए, मैं लोकेशन भेजता हूँ। राज की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था जिसने मल्लिका को और डरा दिया। उसे समझ आ गया कि राज इस बार उसे छोड़ने वाला नहीं है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां मल्लिका के अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकीं। 2 पुलिस ऑफिसर और एक महिला कांस्टेबल अंदर दाखिल हुए। उन्होंने राज और मल्लिका की हालत देखी तो तुरंत मामला समझ गए। मिस्टर राजवर्धन, आप पर हमला करने का आरोप लग सकता है, एक ऑफिसर ने कहा। राज ने मल्लिका की ओर इशारा करते हुए कहा, इसने धारा, मेरी पत्नी को सीढ़ियों से धक्का दिया था, जिसकी वजह से मेरा बच्चा नहीं रहा। इसने एक अजन्मे बच्चे की जान ली है। मैं इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाना चाहता हूँ। मल्लिका रोते हुए खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करने लगी। नहीं सर, यह झूठ बोल रहा है। मैंने धक्का नहीं दिया था, धारा खुद गिरी थी। पुलिस ऑफिसर ने राज को शांत किया और मल्लिका को अपनी हिरासत में ले लिया। महिला कांस्टेबल ने मल्लिका के हाथों में हथकड़ी लगाई। मल्लिका ने आखिरी बार राज की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और नफरत का मिश्रण था। मल्लिका की मां पुलिस वाले को नहीं रोकी। उनकी बेटी जिस राह पर चल रही थी, वह जानती थी उसका अंजाम ऐसा ही कुछ होता। राज ने उसे जाते हुए देखा। उसे अपने बच्चे को खोने का दर्द अभी भी था, पर उसे थोड़ी शांति मिली कि मल्लिका को उसके कर्मों की सजा मिलना शुरू हो गई थी। उसने पुलिस ऑफिसर से कहा कि वह बयान देने और सारे सबूत मुहैया कराने के लिए तैयार है। जैसे ही मल्लिका को पुलिस वैन में बिठाया गया, राज ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने जीवन का एक काला अध्याय बंद किया था, पर उसे पता था कि धारा के जीवन में जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उसे अब धारा को विश्वास दिलाना था कि वह उसके साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब बेवफाई नहीं करेगा। धारा की जिंदगी एक ऐसी झील बन गई थी जिसका पानी ठहर सा गया था। वह अपने पुराने घर की खिड़की के पास बैठी घंटों बाहर देखती रहती। उसकी वे नीली आंखें, जो कभी किसी गहरे समंदर की तरह राज को अपनी ओर खींचती थीं, अब हमेशा नम रहती थीं। पर इन आंसुओं में अब राज के लिए तड़प नहीं थी, बल्कि उस मासूम के लिए मातम था जिसे उसने दुनिया देखने से पहले ही खो दिया था। उस छोटे से घर में अब अक्सर रौनक रहती, पर वह रौनक बाहरी थी। राजलक्ष्मी जी रोज आती, उनके चेहरे पर एक ग्लानि थी। धारा, एक बार, सिर्फ एक बार घर चल। राज ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, वह मर जाएगा। धारा ने अपनी नीली डबडबाई आंखों से उन्हें देखा। माँ जी, जिस घर की सीढ़ियों ने मेरे बच्चे की बलि ले ली, वहां की हवाओं में मुझे अब भी उसकी चीखें सुनाई देती हैं। राज का दुख उनकी अपनी करनी है, पर मेरा दुख तो बेगुनाह है। संध्या पास बैठकर धारा का हाथ थाम लेती। भाभी, मैं जानती हूँ माँ की बात अभी आपको चुभ रही होगी। आप मत चलिए घर, पर खुद को इस अंधेरे कमरे में तो मत मारिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गौतम अपनी नन्ही बेटी अनाया को लेकर अंदर आया। अनाया दौड़कर धारा की गोद में जा बैठी। आंटी, आप रो क्यों रही हो? देखो, मैं आपके लिए चॉकलेट लाई हूँ। गौतम की माँ ने पीछे से आकर धारा के सिर पर हाथ रखा। बेटी, इस बच्ची की मुस्कान में अपनी मुस्कान ढूंढ। जिंदगी जख्म तो देती है, पर मरहम हमें खुद तलाशना पड़ता है। जब सब चले गए तो गौतम वहीं रुका। वह जानता था कि धारा किस दौर से गुजर रही है, क्योंकि उसने खुद अपनी पत्नी का धोखा और अलगाव झेला था। धारा, गौतम ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, तुम कब तक इस कमरे की दीवारों को अपना दुख सुनाओगी? मैंने भी यही गलती की थी। महीनों तक खुद को कोसता रहा, पर क्या मिला? सिर्फ बर्बादी। धारा ने लंबी सांस ली। हिम्मत नहीं होती गौतम, लगता है जैसे सब खत्म हो गया। गौतम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं धारा, अभी तो शुरुआत है। मेरे ऑफिस में तुम्हारा डेस्क आज भी वैसे ही इंतजार कर रहा है। एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के नए कैफे का इंटीरियर प्रोजेक्ट आया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे डिजाइन करो। मैं नहीं कर पाऊंगी, धारा ने मना करते हुए कहा। तुम करोगी, क्योंकि काम ही वह एकमात्र जरिया है जो तुम्हें इस दर्द से बाहर निकालेगा। कल सुबह मैं गाड़ी भेज दूंगा, मना मत करना, गौतम ने हक से कहा और चला गया। उसी शाम राज धारा के घर पहुंचा। वह अब पहले जैसा रौबदार राजवर्धन नहीं लग रहा था। दाढ़ी बड़ी हुई, आंखें अंदर धंसी हुई। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखना ना भूलें काश तुम बेवफा न होते का अगला भाग। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।
अगर कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड 19 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।